वेलकम ऑल ऑफ यू। ये है हमारा डे 8, 8वां दिन है और हम कंटिन्यू करेंगे आज की हमारी दो जो पाठ है काव्यखंड के उसको। एक है हमारा उषा का जादू, उषा कविता, और दूसरा है बादल राग, निराला जी की। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी हम देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसके जो व्याख्या इसकी परीक्षा में पूछी जाती है उसको भी देखेंगे और बड़े प्रश्न भी देखेंगे। सब कुछ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना किससे की है? सुबह के उस आसमान की तुलना किससे की है? ऑप्शन एक है नीले शंख से, दूसरा है सफेद मोती से, तीसरा है लाल कमल से और चौथा ऑप्शन है पीले फूलों से। तो नीले शंख से है ना, राइट आंसर ऑप्शन ए है। कवि कहता है कि सुबह का भोर का आसमान जो है वो नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है, पवित्र और गहरा नीला दिखाई दे रहा है। ऐसी कल्पना कर रहा है कवि, ऐसा दृश्य का आभास जो है वो कवि को हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राख से लिपा हुआ चौका की क्या विशेषता बताई गई है? ऑप्शन एक है कि वह सूखा हुआ है, ऑप्शन दो है कि अभी गीला पड़ा है, ऑप्शन तीन है कि वह गंदा है, ऑप्शन चार है कि वह बहुत बड़ा है। तो जो गीला चौका है वो अभी जो लिपा हुआ चौका जो है वो अभी गीला पड़ा है। एक्चुअली आसमान में भोर में जो सुबह नमी युक्त जो वातावरण होता है उस वजह से ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे वो गिले हुए चौके के समान लग रहा है। यहाँ पे इन सारे बिंबों का प्रयोग कवि ने तुलनात्मक रूप से किया है। ग्रामीण परिवेश का तुलनात्मक वर्णन जो है वो कवि ने किया है, नमी और ताजगी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काली सील, काली सील पत्थर को किससे धोने की बात कही गई है? पानी से, दूध से, लाल केसर से या तेल से? तो कवि जो काली सील है उसको लाल केसर से, क्योंकि सूर्योदय से पहले हल्का पीलापन, हल्का लालिमा युक्त जो आभास होता है आसमान में, तो ऐसा लग रहा है जैसे लाल केसर से उस सील को, उस सील में लाल केसर का आभास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की लालिमा का प्रभाव आसमान पर पड़ रहा है और उस वजह से ये तुलनात्मक दृश्य कवि ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा कविता में स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की कल्पना किसके लिए है? ऑप्शन एक है बच्चों के खेल के लिए, दो है अंधेरे में सूर्य की लालिमा के लिए, तीसरा है पढ़ाई के लिए और चौथा है चित्रकारी के लिए। तो अभी चूंकि अंधेरा है, सूर्योदय तो हुआ नहीं है, लेकिन सूर्योदय से पहले की जो लालिमा पूर्व दिशा से आसमान में ऊपर की ओर प्रतिध्वनि प्रतिदृश्य हो रहा है, उसका जो दृश्य दिखाई दे रहा है उससे युक्त होने के कारण कवि ने यहाँ पे कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्लेट पर किसी बच्चे ने, किसी काल्पनिक बच्चे ने एक लाल खड़िया जो है वो मल दी हो। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 20 का है काला आकाश को स्लेट माना गया है और लाल किरणों को लाल खड़िया माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा, उषा का जादू कब टूटता है? कभी कहता है ना उषा का जादू टूटता है अब। बताइए उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है अब जब सूर्योदय होता है। मतलब ये जो दृश्य इतनी देर से जो चल रहे थे, घूम रहे थे, वो अचानक से अब टूटने लगते हैं। कब टूटने लगते हैं? जब सूर्योदय होता है, क्योंकि सूर्योदय होने से वो अंधेरा छट जाता है और अब सूर्य की प्रकाश की किरणें बिल्कुल आसमान पे पड़ती है, तो वो जादू जो है वो टूट जाता है। आंसर क्या है इसका? सूर्योदय होने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल राग कविता निराला की किस काव्य संग्रह से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निराला की जो रचना है अनामिका, है ना, परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये सभी निराला जी की रचना है। लेकिन जो अनामिका रचना है उससे ली गई है, ये पंक्तियां ध्यान रखना है। और सरोज स्मृति भी निराला जी की ही रचना है। बादल राग कविता में बादल को किसका प्रतीक माना गया है? तो बादल को शांति का प्रतीक नहीं माना गया है, प्रेम का नहीं माना गया है, क्रांति विप्लव का प्रतीक माना गया है। ध्यान देना, क्योंकि क्योंकि बादल जो है वो क्या है? बदलाव लाने वाला होता है और क्रांति भी क्या होती है? बदलाव लाने वाली होती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अट्टालिका नहीं है रे भवन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। कैसे भवन है? आतंक भवन। तो अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। बड़े बड़े अमीरों के, पूंजीपतियों के जो भवन है वो अट्टालिका नहीं है, भवन नहीं है, बल्कि वो आतंक भवन है, वो आतंक के भवन है। तो सही जवाब है आतंक भवन। अमीरों के महल गरीबों के लिए डर का माहौल बनाते हैं। नेक्स्ट कि जीर्ण
बाहु है, शीर्ण शरीर, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसकी भुजाएं, बाहु मैंने भुजाएं, जीर्ण है, जीर्ण मैंने क्षतिग्रस्त हो चुकी है, शीर्ण माने शरीर कमजोर हो चुका है। बादल के लिए, कृषक किसान के लिए, सैनिक के लिए या पूंजीपति के लिए? तो कृषक के लिए, किसान के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए जो है उसकी भुजाएं इस प्रकार हो गई है, शोषित और कमजोर किसान के लिए उसकी भुजाएं जीर्ण है और शरीर उसका शीर्ण है। नेक्स्ट है, क्रांति के बादलों को देख करके कौन प्रतीत होता है? पूंजीपति कौन प्रसन्न होता है? पूंजीपति नहीं, शासक वर्ग नहीं, छोटे पौधे यानी आम आदमी यस, महल वाले नहीं। तो क्रांति को देख करके या क्रांति के बादलों को देख करके छोटे, कवि कहते हैं ना, छोटे ही शोभा पाते, मतलब जो आम आदमी है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कृषक वर्ग हैं, वो प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रांति बदलाव का प्रतीक है, और अगर क्रांति हुई तो निश्चित तौर पर जो वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि हमारा 11वां, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। यहां विप्लव रव का अर्थ क्या है? विप्लव रव का अर्थ होता है मधुर संगीत? नहीं। क्रांति का शोर? हाँ। विप्लव मैंने क्रांति, रव मैंने शोर, गर्जना, बादलों का गर्जना नहीं, पक्षियों की चहचहाट। क्रांति का शोर, विप्लव रव का मतलब क्या होता है? क्रांति का शोर, रव मैंने शोर, ध्वनि। अगला क्वेश्चन है कि बादलों को विप्लव के वीर किसने कहा है? विप्लव के सिपाही, क्रांति के वीर किसने कहा है? क्रांति के सिपाही किसने कहा है? किसान ने कहा है? नहीं। बच्चों ने कहा है? नहीं। कवि ने कहा है? हाँ। प्रकृति ने कहा है? नहीं, कवि ने कहा है। यहाँ पे निराला जी ने कहा है, क्रांति के वीर बादलों को निराला जी ने कहा है। और अब हम करेंगे एक हमारी सप्रसंग व्याख्या, जो इस पार्ट में से सबसे मोस्ट मुझे लगी, और निश्चित रूप से अगर इस पार्ट में से परीक्षा में पूछी गई तो यही पूछेंगे। सॉरी, क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान से समझना, आपको पहचानना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे क्योंकि आपको जो संदर्भ होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जैसे कि धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। तो भौर के आसमान का वर्णन करते हुए कवि उषा कविता में यहाँ पर हमारे सामने शमशेर बहादुर सिंह एक बिंब प्रस्तुत करते हुए क्या कहते हैं? प्रस्तुत काव्यांश आपको लिखना है। आरो भाग 2 की कविता उषा से लिया गया है। इसके कवि प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। ये जरूर याद रखना, प्रयोगवादी कवि। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है, किस युग के कवि हैं, कौन से वाद के कवि हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे जब प्रसंग आप लिखो तो लिखना है कि यहाँ कवि ने सूर्योदय के समय आसमान में हो रहे रंग परिवर्तन का चित्रण किया है। और फिर आगे आपको हम इसकी व्याख्या करेंगे, जो इस तरीके से लिखनी है भाई, कि व्याख्या में कि कवि कहते हैं कि भौर के समय अंधेरा ऐसा लग रहा है मानो कोई काले रंग की सिल होती है ना, मसाला पीसने की। आजकल तो पत्थर की नहीं होती, प्राचीन जमाने में, पुराने जमाने में गाँवों में, शहरों में वो जो मसाला कूटने की जो सिल होती थी वो पत्थर की बनी हुआ करती थी। तो मसाला पीसने का जो एक पत्थर होता है, वो जो सिल है, ऐसा लग रहा है कि आसमान क्या है, जैसे मानो कोई सिल है। जब सूर्य की हल्की लाल किरणें उस पर पड़ती हैं, किस पर? आसमान पर, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस काली सील पर लाल केसर धो दिया हो, थोड़ी हल्की सी लालिमा आ गई। कवि दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इसी समय, भौर के समय, आसमान ऐसा लग रहा है मानो किसी बच्चे ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। तो यहाँ पे उस लालिमा को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने दो बिंब हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। एक तो सिल का, जिस पर लाल केसर मल दी गई हो, और एक स्लेट का, क्योंकि स्लेट भी ब्लैक कलर की होती है, काले कलर की होती है, और उस पर भी जैसे किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। यहां पे विशेष में आप लिखोगे प्रेक्षा अलंकार है कि जैसे धुल गई हो, और बिंब कैसा है? दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब का अत्यंत सुंदर चित्रण यहां पे हुआ है। नेक्स्ट देखो, एक और आपके सामने बादल राग कविता से जो इंपोर्टेंट आपका पद्यांश है वो लिखा हुआ है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा चलकता नीर। एक बार फिर से अब लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां महाप्राण कवि निराला द्वारा रचित उनकी कविता बादल राग, जो कि अनामिका संग्रह से संग्रहित है, ली गई है।
घुमा फिरा के कैसे भी लिख सकते हैं, पर 3-4 आपको चीजें ध्यान रखनी कि हो सके तो किताब का नाम याद रखिए, जैसे आरोह भाग 2, फिर उसके बाद कविता का नाम याद रखना है, फिर कवि का नाम याद रखना है। प्रसंग में लिखना है कि कवि ने बताया है कि क्रांति यानी बादल का असर अमीरों पर विनाशकारी होता है और गरीबों पर लाभकारी होता है। इसी बात को यहाँ पे कवि बता रहा है। क्या कहता है, आगे हम व्याख्या करेंगे, और व्याख्या में आपको ये लिखना है कि कवि पूंजीपतियों के ऊंचे महलों यानी भवनों, अट्टालिकाओं की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये सिर्फ महल नहीं है, बल्कि ये आतंक के भवन है जहां गरीबों का शोषण होता है। कवि कहते हैं कि जब भी विनाशकारी बाढ़ आती है तो उसका असर कीचड़ पंख पर ही होता है, यानी समाज की गंदगी साफ होती है। छोटे कमल उस बाढ़ के पानी में खुश होकर झलकते हैं। भाव यह है कि क्रांति हमेशा शोषित और निम्न वर्ग के लिए सुखदायी होती है, जबकि महलों के लिए डर पैदा करती है। ठीक है, इसी प्रकार विशेष में आप लिख सकते हैं प्रतीक अलंकार शैली आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको 2 प्रश्न भी बता देता हूँ इस पाठ के, इसी चैप्टर दोनों से लिए गए हैं। एक तो है कि बादल राग कविता में कवि बादलों को विप्लव के वीर क्यों कहता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे पढ़ लेना। और दूसरा है कि उषा कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है कैसे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी पढ़ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।